एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम स्वरूप सिंह था, जिसके 4 बेटे थे। स्वरूप सिंह सूरत और सीरत का बड़ा ही अच्छा आदमी था। हर गरीब की मदद करता, दरवाजे पर आए फकीर को कभी भूखा नहीं जाने देता। उसका यह मानना था कि इंसान चाहे जितनी चालाकी करे मगर कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। इन्हीं अच्छे कर्मों के कारण उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। खेत, जानवर, अनाज, रुपया, पैसा, हर चीज से उसका घर भरा था। समय के चलते स्वरूप सिंह बूढ़ा हो गया तो उसे यह चिंता सताने लगी कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद के बंटवारे पर कहीं मेरे बेटे लड़ाई न कर बैठे। कुछ समय बाद स्वरूप सिंह को ऐसी बीमारी ने घेरा कि अब उसके जीने की उम्मीद ना रही। उसने अपने 4 बेटों और अपने एक खास नौकर को बुलाकर अपने बेटों से कहा, यदि मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो तुम मिलजुल कर रहना। मिलजुल कर रहने से बड़ी बरकत होती है। मैंने तुम चारों के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया है। मेरी इस चारपाई के चारों पायों के नीचे एक एक हंडिया गड़ी हुई है, तुम अपनी पसंद से ले लेना। इतना कहकर उसने अपने बेटों को वहाँ से भेज दिया। फिर अपने नौकर से 4 हंडिया मंगवाकर उनमें उस नौकर की मदद से कुछ भरवा दिया और जब हंडिया भर गई तो चारपाई के सभी पायों के नीचे चारों हंडियों को गाड़ दिया। 2 दिन बाद जब स्वरूप सिंह को यह एहसास हो गया कि अब वह नहीं बचेगा तो उसने अपने 4 बेटों को एक साथ बुलाकर कहा, बेटों, धन दौलत के बंटवारे के लिए अक्सर खून खराबा होता है। मैंने अपनी पूरी जायदाद के 4 हिस्से कर दिए हैं। मेरे मरने से पहले तुम्हें तुम्हारे हिस्से का धन देकर जाना चाहता हूँ। मेरे लिए तुम सब आंखों के तारे हो। अब 4 बेटों ने अपनी गर्दन झुका दी। फिर किसान ने अपने सबसे छोटे बेटे को उसकी पसंद का पाया चुनने को कहा। फिर दूसरे बेटे ने क्रमशः ऐसा ही किया। फिर चिंतित होकर 4 बेटों ने अपने बाप की चारपाई से लगकर बैठ गए। कुछ पलों बाद किसान ने आखिरी सांस ली। बाप के मरने का गम तो बेटों को था ही, मगर सभी रस्मों को भी उन्होंने पूरा किया। 4 बेटों ने सभी रस्मों को शानदार तरीके से निभाया, क्योंकि दौलत की तो कोई कमी नहीं थी। गरीबों में खैरात बांटना कई दिनों तक चलता रहा। आखिर एक दिन सभी भाइयों ने फैसला किया कि अपनी अपनी हंडिया को अब देखा जाए कि किसके हिस्से में क्या आया है। चारों ने अपने अपने हिस्से की हंडिया को निकाला तो वे बड़े परेशान हो गए। एक हंडिये में सोने चांदी के जेवर भरे थे, दूसरे में हीरे मोती थे, मगर तीसरे हंडिया में मिट्टी थी और चौथी हंडिया में हड्डियाँ थीं। पहले और दूसरे भाई जिसको हीरे जवाहरात मिले थे वो तो बड़े खुश हो गए, जबकि मिट्टी और हड्डियों वाली हंडिया जिनके हिस्से में आई थी वे बड़े नाराज और दुखी थे। उन 2 भाइयों ने वे दोनों हंडिया लेने से साफ साफ मना कर दिया। वे सभी यही सोच रहे थे कि हमारा बाप तो बड़ा ही समझदार आदमी था, फिर उन्होंने अपने बेटों के साथ ऐसा क्यों किया, जबकि 4 बेटे अपने बाप की बड़ी इज्जत करते थे। अब उन 4 भाइयों ने आपस में झगड़ने के बजाय किसी अक्लमंद आदमी की तलाश करने की सोची जो उनका यह मसला हल कर सके। खूब तलाश करने के बाद उन्हें ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो यह बात बता सके कि मिट्टी और हड्डियों वाली हंडिया का क्या राज है। फिर उन्होंने फैसला किया कि क्यों न राजा के दरबार में जाकर ही इस पहेली को सुलझाया जा सके, क्योंकि स्वरूप सिंह को राज दरबार में बड़ी इज्जत थी। चारों भाई अब पूरी तैयारी के साथ राज दरबार की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि राजा का बेटा घोड़े पर बैठकर शहर को जा रहा है। तभी एक भाई ने राजकुमार से बड़े ही अदब से पूछा, राजकुमार जी,
क्या राजा साहब महल में मौजूद हैं? राजकुमार ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, महल में ही है, मगर दिमाग कुछ ठीक नहीं है। सभी भाइयों ने सोचा कि ऐसा नेक दिल राजा पागल कैसे हो सकता है। शायद राजकुमार अपने पिताजी से नाराज है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। खैर, आपस में सभी भाइयों ने यह तय किया, महल तक एक बार जरूर चलकर देखना चाहिए। जब वे पहरेदार से अनुमति लेकर महल के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि राजा की बेटी अपनी सखियों के साथ बगीचे में टहल रही थी। चारों भाइयों ने राजकुमारी से भी राजा के बारे में पूछा तो राजकुमारी ने बड़ी बेरुखी से कहा, राजा तो दरबार में बैठे हैं मगर अंधे हो गए हैं। यह सुन तो चारों भाइयों को बड़ी हैरानी हुई और ताज्जुब हुआ कि राजा का बेटा तो बाप को पागल बता रहा है और बेटी उसे अंधा बता रही है। जरूर कुछ न कुछ तो बात है। चारों भाई कई वर्षों पहले राजमहल के एक कार्यक्रम में अपने पिताजी के साथ शामिल हुए थे। इसी कारण महारानी भी उन्हें अच्छी तरह से जानती पहचानती थी। इसलिए वे चारों भाई बेधड़क रानी से मिले तो रानी ने उन्हें अलग ही बात कही कि 1 वर्ष पहले राजा की तो मौत हो चुकी है। चारों भाई फिर मायूस होकर वापस अपने घर को जाने लगे तो रानी ने उन्हें रोका और कहा, बेशक तुम राजा के पास जाओ, वे दरबार में हैं, लेकिन मेरे लिए तो वो 1 वर्ष पहले ही मर चुके हैं। अब चारों भाइयों की जान में जान आई। रानी ने अपनी 2 नौकरानियों के साथ उन सभी भाइयों को राजा के पास भेज दिया। जब वे राजा के पास पहुँचे तो दरबार में केवल एक ही आदमी राजा के पास बैठा था, जो राजा से कुछ बातचीत कर रहा था। राजा ने उन्हें देखा तो तुरंत पहचान लिया कि यह तो स्वरूप सिंह के बेटे हैं। इसलिए राजा ने सम्मान के साथ उन्हें बैठाया। फिर राजा के पास बैठे आदमी को स्वरूप सिंह की खूबियाँ बताने लगा। बातों ही बातों में राजा को पता चला कि स्वरूप सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। राजा को बड़ा अफसोस हुआ और इसी के साथ उन चारों भाइयों के महल में आने का कारण पूछा। तब बड़े भाई ने सारी कहानी बताई कि हम आपके पास क्यों आए हैं। राजा ने सारी बात सुनी मगर मुंह से कुछ नहीं कहा, बल्कि सोचते रहे कि आखिर स्वरूप सिंह का मिट्टी और हड्डियों से क्या मतलब हो सकता है। चारों भाई भी सोच रहे थे, पता नहीं राजा क्या कहेंगे। उन्हें यह तो पता था कि राजा की अक्लमंदी सारे राज्य में मशहूर है। अचानक राजा बोले, तुम्हारे पिताजी ने बहुत ही अच्छा किया। जब राजा के मुंह से यह बात सुनी तो 2 भाइयों का मुंह लटक गया, जिनके हिस्से में हड्डियां और मिट्टी आई थी। राजा ने फिर कहा, जिसको हीरे मिले वह उसकी किस्मत, जिसको सोना मिला वह उसकी तकदीर, लेकिन मिट्टी और हड्डियां पाने वाले भी नुकसान में नहीं हैं। मिट्टी का मतलब है सारी जमीन, खेत, बाग, बगीचे, इन सब का मालिक वह रहेगा। और हड्डियों वाली हड्डियां का मतलब है कि सभी दूध देने वाले पशु, घोड़े, ऊंट, बैल आदि सभी हड्डियों की हड्डियां वाला मालिक है। राजा की बात को सुनकर सारे भाइयों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज आपका साया हमारे सरों के ऊपर बना रहे। जब वे वापस जाने लगे तो बड़े भाई को राजकुमार, राजकुमारी और रानी का ख्याल आया। वे पीछे मुड़कर राजा से बोला, अगर आपकी अनुमति हो तो हम कुछ ऐसी बातें जुबान पर लाएं जिनका संबंध आपसे है। राजा ने कहा, हाँ हाँ, जो कुछ कहना है बेफिक्र होकर कहो। बड़े भाई ने फिर कहा, जब हम आपके पास आ रहे थे तो राजकुमार ने कहा कि आपका दिमाग ठीक नहीं है। राजकुमारी से मिले तो उन्होंने कहा कि आप अंधे हो गए हैं, और रानी ने तो आपको इतना कहते कहते बड़ा भाई रुक गया। राजा ने कहा, हाँ, वह यह समझती है कि मैं उसके लिए मर गया हूँ। उन सब का मतलब यह है कि मेरा बेटा अब 18 वर्ष का होने वाला है। मैं चाहता हूँ पहले वह अपनी पढ़ाई पूरी करे, फिर कोई अच्छी सी लड़की देखकर मैं उसकी शादी कर दूँ, फिर उसके कुछ इम्तिहान देखकर तब उसे तख्तो ताज सौंप दूँ। मगर वह हथेली पर सरसों जमाना चाहता है, यानी मैं उसे अभी के अभी इस राज्य का राजा बना दूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, इसलिए वह मुझे पागल समझता है।
राजकुमारी के लिए भी मैं अच्छा सा लड़का देख रहा हूँ ताकि उसके हाथ पीले कर सकूँ, क्योंकि अब वह जवान हो गई है। लेकिन वह अपने पसंद के लड़के से शादी रचाना चाहती है। उसका सोचना है कि मुझे उसकी खुशियाँ दिखाई नहीं देती, इसलिए वो मुझे अंधा बोल रही है। रानी ने जो कुछ कहा इसका कारण यह था, 1 साल पहले मैं उसे सैर कराने ले जाता, मज़ेदार बातें करता, खाना खाता, मगर अब हर रोज़ दरबार में हजारों शिकायतें और प्रार्थनाएं आती रहती हैं। जब तक मैं उनकी शिकायतें सुनकर फैसला करता हूँ तो रात हो जाती है। हर समय दरबार में रहना पड़ता है ताकि कोई मायूस वापस न चला जाए। इसलिए रानी को मेरी कमी महसूस होती है, मगर उसे यह सोचना चाहिए, भगवान ने यह तख्त मुझे ऐसा करने को नहीं दिया। जब तक प्रजा सुखी न हो जाए तो मेरा सुख किस काम का। राजा अपनी बात पूरी करके चुप हो गया। चारों भाइयों को अपने राजा पर बड़ा गर्व महसूस हुआ। उन्होंने राजा से घर लौटने की आज्ञा मांगी तो राजा ने उन्हें एक परामर्श दिया और कहा कि तुम सब भाई एक रहो और नेक रहो। तो यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।